सो हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आगे का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एक और बात कि मेरे को कुछ काम था इसलिए एक हफ्ते से मैं डाल नहीं पाया। सो अब हम देखते हैं हमारी फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो देखो भाई, यहाँ पे इसके पीछे का हम सारा स्लाइड्स में कर चुके हैं। अब यहाँ से मैं बुक से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, न्यू जो फीचर है हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, जो सबसे पहला हमारा आता है, सबसे पहला जो उसका कंपोनेंट क्या आता है बताओ आपके दिमाग में आएगा। सबसे पहले आता है लिबरलाइजेशन, फिर आता है प्राइवेटाइजेशन, फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। अब ये तीनों, ये है क्या? ये तीनों देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं यार। अब देखो, सबसे पहले बोलना चाहूँ तो लिबरलाइजेशन क्या है, ये रेफ़र करता है एंड लाइसेंस से। मतलब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी भी हमारी रेस्ट्रिक्शंस थी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ पे 1991 के बाद, उसे हटाने की ट्राई करी, उसे लिबरलाइज करने की ट्राई करी। कैसे हटाने की ट्राई करी? तो यार कुछ ना कुछ फॉलोइंग वेज तो उन्होंने इस्तेमाल करे होंगे, तो इन पॉइंट्स को आप लिख दीजिएगा। अब इनको रटना तो है नहीं, हमने जैसे हमेशा से कहा है। सबसे पहले आपको एबोलिशन करना है लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू। मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने कुछ कुछ बहुत सारी प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए 1991 के पहले ना आपको लाइसेंस चाहिए होते बहुत सारे, इसका लाइसेंस उसका लाइसेंस। अब वो सारे लाइसेंस आपने लिबरलाइजेशन करने के बाद वो हटा दिए थे। फिर क्या था सेकंड पार्ट में? फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी एक्सपेंशन ऑन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। और फिर थर्ड में क्या किया गवर्नमेंट ने लिबरलाइज करने के लिए, उन्होंने टैक्स रेट को कम किया। टैक्स रेट को कम करेंगे तो और ज़्यादा प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स आएंगी कि हाँ भाई टैक्स रेट कम हो रहा है, तो इसका हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। और अननेसेसरी जो मोनोपोली जो क्रिएट होती थी गवर्नमेंट को, उसे कम करना था 1991 के बाद। और फिर आता है हमारा लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये उनका मन था, उनके दिमाग में क्या था भाई कि यस हमें प्राइवेटाइजेशन लेके आना है। लिबरलाइजेशन में एक्चुअली था क्या, उन्होंने सारे लाइसेंसेस कोटास जो जो प्राइवेट कंपनीज को रेस्ट्रिक्ट करते थे एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, वो सारे उन्होंने हटा दिए। जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी एंड सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। देखो, अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल के लिए उन्होंने बहुत ही आसान सा प्रोसीजर बना दिया। अब यहाँ पे वो प्रोसीजर लिखा नहीं है, वरना मैं बताता। अब आते हैं यहाँ पे फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बहुत अच्छी फ्रीडम दे दी। एंड फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे दी गई। फिर आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन। तो देखो यार, प्राइवेटाइजेशन सेकंड पार्ट क्या किया गवर्नमेंट ने, सबसे पहले वो लेके आए लिबरलाइजेशन। फिर आइए, अब इसको ना, या तो वैसे ये शॉर्ट ट्रिक बताने के लायक है नहीं, लेकिन मैं तब भी बताया तो चलो यार। अब देखो एलपीजी, इसे मैं एलपीजी भी बोल सकता हूँ इसको याद करने के लिए। देखो भाई, एलपीजी स्टार्टिंग के वर्ड ले लो, बस मज़ा आ गया। अब हमारा आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन नाम से क्या पता चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन करना है, गवर्नमेंट का रोल कम से कम रखना है और ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन लेके आओ। तो मतलब कि जो प्राइवेटाइजेशन है, ये रेफ़र करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोल देना प्राइवेट सेक्टर्स को एंड रिड्यूस करना पब्लिक सेक्टर का रोल। बस यही है प्राइवेटाइजेशन, कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा, गवर्नमेंट ने सोचा अब मोनोपोली को हटाना पड़ेगा यार। एक तो वैसे तो हमें प्राइवेटाइजेशन लेके आनी पड़ेगी और गवर्नमेंट का रोल कम करना पड़ेगा। अब जो हमने क्या किया, उन्होंने एग्जीक्यूट किया पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन को। उन्होंने जो उसकी पॉलिसी दिया, ये ढंग से दिख नहीं रहा, दिखाता हूँ दोबारा आपको। अब देखो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ कुछ एग्जीक्यूट किया, कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने उन्हें प्राइवेटाइज करने के लिए। तो क्या पॉलिसीज़ अपनाई गवर्नमेंट ने? सबसे पहले क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। अभी डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये पक्का आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। अब देखो, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, मतलब कि अपने ही, जो मान लो
कुछ ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि मान लो कि आपकी जो कंपनी है ना, जो गवर्नमेंट कंपनीज थी वो कुछ ना कुछ लॉसेस में जा रही होगी ना, तो उन लॉसेस कंपनी को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, मतलब प्राइवेट कंपनीज को उन्होंने बेच दिया, वो भी कम दाम में। उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो मतलब कि क्या किया, यहाँ पे भी डाटिस लिखा है, ये जो आई ई है ये डाटिस होता है, आपको पता ही होगा। अब ये जो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर जो मैंने कहा। अब उसके बाद क्या किया था, सेटअप किया था बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। दिस बोर्ड वॉज सेटअप टू रिवाइव और क्लोज सिक यूनिट्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज सफरिंग लॉसेस। तो उन्होंने सेटअप किया था बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को लेके आए थे। ये जो बोर्ड था ये उसने सेटअप किया था, रिवाइव किया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कि भाई वो लॉस में नहीं जा पाए। और अब फिर हमारा जो सी पॉइंट आता है वो है डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेक ऑफ जो उसे कम किया, गवर्नमेंट के स्टेक को कम करना चाहा। मतलब क्या किया दम, हमें पता है गवर्नमेंट के दिमाग में आया कि हमें तो प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। अब प्राइवेटाइज करना पड़ेगा तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 50% जो शेयर से अब बाहर की कंपनीज भी एक्वायर कर सकती है 50% शेयर्स इंडिया में, और ओनरशिप कर सकते हैं 51%। अब मान लो ये कंपनी है, उस एक कंपनी में 51% अगर एक बाहर की कंपनी ने वहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट कर लिया तो मतलब पूरी ओनरशिप उसकी हो जाएगी। एक्चुअली 51% मतलब कि जो बाकी लोग हैं उनसे तो ज़्यादा ही होगी, तो मतलब ज़्यादा कंट्रोल किसका होगा बोर्ड मीटिंग में, ज़्यादा कंट्रोल किसका होगा 51% वाले का होगा कि 49% वाले का, 51% वाले का होगा। इसलिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए, बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये दिमाग लगाया। अब आता है हमारा थर्ड जो कि है ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, देखो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि ये रेफ़र करता है इंटीग्रेशन वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड की। अब 1991 तक जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी वो क्या फॉलो क्या करती थी, बहुत सारी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़। हमें बहुत सारे प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा आसान करना है। ये है मतलब इस ग्लोबलाइजेशन का, हमने दिमाग में डाला। अब इसको और अच्छे से लिखना है ना हमें, तो बुक तो पढ़नी पड़ेगी यार, इसलिए मैं साथ साथ बुक भी पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो खुद पढ़नी चाहिए, लेकिन हम देखो यार, इन रिगार्ड टू इम्पोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स टेनेंट रेस्ट्रिक्शंस। बट अब ये जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, क्या यार हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन ताकि अच्छे से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करे जा सके। अभी उन्होंने क्या मेजर अप्लाई करी ये देखते हैं। ये कुछ मेजर्स हैं जो अप्लाई करें। देखो सबसे पहला मेजर हम देखते हैं, इनमें सबसे पहला मेजर है उन्होंने इम्पोर्ट किया लिबरलाइजेशन को। मतलब कि जो आपकी लिबरलाइजेशन है उसे इम्पोर्ट, मतलब कि गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस जो इम्पोर्ट करने से रिलेटेड थी, गवर्नमेंट ने कर दी। क्योंकि हमें क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या है कि हमें ट्रांसफ़र इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब पता है ना कि बाहर से सामान मैं यहाँ पे इंडिया में ला रहा हूँ, एक्सपोर्ट का मतलब पता है ना इंडिया से बाहर मैं भेज रहा हूँ अपना सामान। तो वही इम्पोर्ट मतलब कि बाहर से यहाँ का जो सामान है उसे मैं आसान कर पाऊँ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को मुझे आसान करना, उनका ट्रैवल एक्सचेंज मुझे आसान करना है। तो गवर्नमेंट रिमूव कर दिया बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस को। सेकंड क्या हुआ, फेमा एक्ट। फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस किया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से। FERA को FEMA से, दिमाग में रख लो यार, ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखोगे मज़ा आएगा यार। एग्जामिनर देख के बोलेगा भाई क्या ये, भाई ये तो खेल गया यार। अब आता है हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। क्या हुआ, रैशनलाइजेशन किया टैरिफ स्ट्रक्चर को। फिर फोर्थ पॉइंट आता है एबोलिश किया एक्सपोर्ट ड्यूटी को। बहुत सारी एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगती थी, हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने कहा भाई
हम गवर्नमेंट है, हमें चाहिए अच्छे से इजी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हम एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा देते हैं, हम इंपोर्ट ड्यूटी को भी हटा देंगे। लो भाई, तो मतलब कि उन्होंने सिंपल सी भाषा में आसान कर दिया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन ने एक फिज़िकल जो बाउंड्री है और पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसका कोई बैरियर नहीं रहा हमारे बिजनेस एंटरप्राइज में। और जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड है हमारा, वो एक ग्लोबल विलेज बन के रह गया। मतलब हमारे ग्लोबल विलेज बन गया। हालांकि अभी भी दिक्कत आती है, बट कोई बात नहीं, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो अब देखिए, अब हम आते हैं अपने यहाँ पर। अब यहाँ की केस स्टडीज़ को पढ़ना, इसका आंसर यहाँ पे बहुत अच्छी इस बुक में क्या दिया है ना, पूनम गांधी में। यहाँ पे आंसर इसके नीचे नहीं दिया है। जब नीचे दिया होता ना, हाथ तो लगाओगे आप, लेकिन साथ में नीचे देख भी लोगे आंसर। अब सबसे पहले जब आप इसको पढ़ोगे, फिर अपने दिमाग में आंसर सोचोगे ये था, तब दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, इसका आंसर देख लेना 155 पेज पर है। ये हमारी पूनम गांधी है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब ये जो है, ये चलो ये पूरे 8 पॉइंट कर लेते हैं आज। उसके बाद क्या है ये बस उसके बाद यही ये रहेगा बस। अब मैं जल्दी से ही ख़त्म कर देता हूँ इस चैप्टर को, यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ये शायद से ये तो नहीं आएगा। वैसे भी 12th क्लास में हो क्या रहा है इस बार, तो 50% ही आ रहा है सिलेबस। तुम्हारे तो मज़े आ गए भाई। 50% भी नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं कटा, लेकिन अच्छे से कटा तो है माँ। तब आता है हमारा यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द बिजनेस ऑफ इफेक्ट्स। अब क्या इफ़ेक्ट क्या हुआ जब हमारी गवर्नमेंट 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेके आई, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ओ माय गॉड, क्या इम्पैक्ट हुआ? अब क्या इम्पैक्ट हुआ? सबसे पहले कंपटीशन इंक्रीज हुआ। अब भाई, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स आते, क्या होता है? कंपटीशन इंक्रीज होता है, बहुत गंदे वाला कंपटीशन इंक्रीज होता है। और जैसे यहाँ पर हुआ अभी, अब जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई ना, तो न्यू इंडियन जो कंपनी है, उन्होंने फेस की बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स। इसका मतलब ये है कि जो कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट है, कंपटीशन फ्रॉम एमएनसी है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। इंटरनेशनल मार्केट में लोग आके, भाई 51% आ रहा है हमारा यहाँ पे, 51% हम शेयर्स खरीद सकते हैं इंडिया में। भाई भागो भागो भाई, वहाँ पे कंपनी सेटअप करने लग गए इतने जल्दी तरीके से। वहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज होने लग गया। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इसका, और जो अच्छा इम्पैक्ट है। और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने लग गए, जिससे क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। कंपटीशन बिल्कुल इंक्रीज़ होगा जब आप प्राइवेटाइजेशन लेके आओगे, कंपटीशन इंक्रीज़ होगा। और बहुत सारी कंपनीज ने could not face the competition, had to leave the market। हाईएस्ट बहुत सारी कंपनी जो जो पहले से ना मोनोपोली बना के बैठी थी, उन बेचारों को निकलना पड़ा। अब एग्जांपल के तौर पर 1991 में एक बैंकिंग सेक्टर, एक इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन था, वॉज ओनली विथ पब्लिक सेक्टर एंजॉइंग कर रही थी, मोनोपोली एंजॉय कर रही थी। वेयर एज नाउ सो मैनी, बहुत सारे, मतलब कि इस केस में क्या बताया कि एक ना, एक प्राइवेट बैंक था, मान लो एक प्राइवेट बैंक था, ए लिमिटेड, ए ए प्राइवेट लिमिटेड। अब जब भी हमारा प्राइवेट होता है ना, नहीं नहीं, जब भी हमारा, ये मान लो कि आपका एक एग्जांपल था, आपका एक बैंक था ए पब्लिक लिमिटेड। अभी आपका जो ए पब्लिक लिमिटेड है, ये आपका पब्लिक सेक्टर है। मतलब क्या? ये आपका आपका जो बैंक है, मान लो कि ए लिमिटेड, मतलब कि जब भी आपका पब्लिक सेक्टर होता है तो आपका लिमिटेड आता है, आपका प्राइवेट नहीं लिखते आप। साथ में इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। अब ऐसे ही यहाँ पर हमारा आता है वेयर एज नाउ सो मैनी प्राइवेट बैंक, एयरलाइंस। अब उसके बाद क्या हुआ? 1991 पॉलिसी के बाद यहाँ पर हुआ क्या? 1991 पॉलिसी के बाद बहुत सारे बैंक्स आ गए, बी सी डी ई, जो कि थे हमारे बी, मान लो बी। यस, इस बार हमारे प्राइवेटाइजेशन आ गया, मतलब उन्होंने इनकॉर्पोरेशन कर लिया, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर भी करा लिया। मतलब कि बी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी
ये मैं बहुत ही बड़े वाले लेवल का बता रहा हूँ, ये 12th क्लास के लेवल का नहीं है। इस एग्जाम्पल को मतलब कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड, ए लिमिटेड, इसको दिमाग में रख लो, काम ही आएगा वैसे तो। अब देखो, बी प्राइवेट लिमिटेड, सी प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे आ गए। इन्होंने कंपटीशन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया कि जो ए जो पहले से मोनोपोली बना के बैठी थी, ये बेचारे को निकलना पड़ा मार्केट से। इसकी ऐसी तैसी होगी, वो बेचारे को जाना पड़ा मार्केट से। अब आते सेकंड पॉइंट पे, आप आता है हमारा का मोर डिमांडिंग कस्टमर। इसके बाद क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कस्टमर्स हो गए। क्या ये इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले क्या थी, इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा कम थी, शॉर्टेज था रिसोर्सेज का, शॉर्टेज था प्रोडक्ट का, जैसे वो बनाते थे वैसे ही हमें उन्हें ख़रीदना पड़ता था। जो प्रोड्यूसर्स थे वही की पर्सन थे मार्केट में। अब जैसे ही 1991 के बाद आया, क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेसमैन ने इंजॉय करने लग ये प्रोडक्शन लाइन। वेरियस फॉरेन कंपनीज आ गई, बहुत सारी कंपनीज आ गई, वेरियस सरप्लस प्रोडक्ट्स लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे बनाने लग गए। उसके बाद क्या हुआ हमारा, इसने शिफ्ट क्या किया, शॉर्टेज टू सरप्लस ब्रॉट अनदर शिफ्ट इन द मार्केट। देखो शिफ्ट लेकर आगे क्या हुआ, प्रोड्यूसर मार्केट टू बायर मार्केट। मतलब कि हुआ क्या भाई, इसने पूरा का पूरा, इसका पूरा भाई इतना लंबा क्यों दिया हुआ एक तो यार, क्या मतलब। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, मोर डिमांडिंग कस्टमर, मतलब कि पहले क्या होता था, पहले मैं एक प्रोड्यूसर के हिसाब से पूरी काम होता था। पहले एक प्रोड्यूसर बनाता था, कंज्यूमर खरीदते थे जो बनाता था। इस बार क्या, कंज्यूमर बिहेवियर पहले से पढ़ना स्टार्ट हो गया, कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाया जाएगा इस बार। पहले जो प्रोड्यूसर बना रहा है वो कंज्यूमर खरीदता था, इस बार कंज्यूमर का माइंड रीड करके जो वो चाहता है उसे प्रोड्यूसर बना के बेच रहा है उन्हें। ये चेंज आ गया माइंडसेट में। तो उससे क्या हुआ भाई, शिफ्ट हो गया शॉर्टेज टू सरप्लस, और ब्रॉड क्या किया इसने, अनदर शिफ्ट लेके आया मार्केट में यार, प्रोड्यूसर मार्केट टू बायर मार्केट। ये सबसे बड़ी लाइन है इस पॉइंट में। अभी जो मार्केट है बिकेम कंज्यूमर oriented and many new schemes were made by companies to attract the customer। अब nowadays हुआ क्या, प्रोडक्ट्स एंड आर प्रोड्यूस करे गए, मैन्युफैक्चर किए गए, कीपिंग इन माइंड द डिमांड्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर की, मैंने वही तो आपको कहा, इस बार 1991 के बाद क्या हुआ, कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट्स को बना के उन्हें बेचा जा रहा है। उसके पहले जो प्रोड्यूसर बनाता था उससे वो बेचता था अपनी मर्जी से। ये चेंज आया। अब आते हैं अपनी थर्ड पे, जो कि है रैपिडली चेंजिंग। भाई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, अभी इनको तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। वही, बिफोर प्रायर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वाज स्मॉल इंटरनल कंपटीशन ओनली, बट जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई ना, वर्ल्ड क्लास कंपटीशन स्टार्ट हो गया भाई साहब, विद कंपटीशन। और इतना गंदे गंदे वाले कंपटीशन स्टार्ट हो गए कि उन्होंने अडॉप्ट करने लगे, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं भाई। 1992 में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज एस्टैब्लिश हो गई, बहुत सारी कंपनीज आ गई, अडॉप्ट किया जिन्होंने इम्प्लीमेंट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। इन्वेस्टमेंट एंड डिपार्टमेंट हैज़ टू इंक्रीज। अब आता है हमारा फोर्थ वाला, जो कि है नेसेसिटी फॉर चेंज। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो ये पॉइंट ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें मैं क्या बताऊँ यार, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई, इसमें क्या बताऊँ मैं, और जब प्राइवेटाइजेशन होगा इंक्रीज़ तो होगी टेक्नोलॉजी। अब आता है हमारा नेसेसिटी फॉर चेंज, मतलब कि प्रायर टू 1991 बिजनेस एंटरप्राइज could follow stable policies for the long period of time, but after 1991, जैसे ही 1991 आया उसके बाद बिजनेस एंटरप्राइज ने अपने आप को मॉडिफाई करा, अपनी पॉलिसीज़ को मॉडिफाई किया। क्या मतलब कि नेसेसिटी फॉर चेंज का क्या मतलब है कि अपने आप को कंपनीज ने मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, टाइम अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब आता हमारा फिफ्थ, जो कि नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या है, अब 1991 के पहले भाई हर पॉइंट में पहले लिखा है बिफोर 1991, बिफोर 1991। अब देखो, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब क्या हुआ, ये लोगों को पता चल गया कि भाई अब तो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, वर्ल्ड क्लास कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, हमें अब
एक तगड़े वाले बंदों की ज़रूरत है जिनमें दिमाग हो। अब क्या मतलब कि बहुत सारी जो एंटरप्राइजेज है आर मैनेज बाय इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सनल, न्यू मार्केट कंडीशंस जो रिक्वायर करते हैं पीपल विद हायर कॉम्पिटेंस स्किल्स एंड ट्रेनिंग। और बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज है फेल्ट द नीड टू डेवलप देयर ह्यूमन स्किल्स, उन्होंने सोचा कि अब हमें ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करना ट्राई करना है, हमें न्यू मार्केट में अच्छे अच्छे लोग चाहिए, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी लोगों की जिन्हें हम एम्प्लॉय कर रहे हैं। स्किल, अब हमें किन की रिक्वायरमेंट है, हमें स्किल्ड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है अपनी कंपनी में ताकि हमारा अच्छे से प्रॉफिट हो सके। अब आता हमारा 6 पॉइंट जो कि है मार्केट ओरिएंटेशन। अब वो ओरिएंटेशन क्या है, देखो मार्केट ओरिएंटेशन पहले क्या होता था ना, फर्म फॉलो करती थी सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग। अब क्या कर रही है, मतलब पहले ना देखो यार मार्केट ओरिएंटेशन आया, मतलब यार इसको ना मुझे नहीं पता कि क्यों लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन ये देखो क्या ये सेलिंग कॉन्सेप्ट, मतलब कि पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट, अच्छे से बोलता हूँ कि सेलिंग, पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट होता था मतलब कि जो प्रोड्यूसर बनाता था उससे वो कंज्यूमर को बेचता था। जो वो बनाता था पहले प्रोड्यूसर फर्स्ट क्या करता था, प्रोड्यूसर फर्स्ट करता था प्रोड्यूस देन गो टू द मार्केट। बट नाउ कंपनी क्या कर रही है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है। इसको अंडरलाइन करना, इनको यही दो मेन पॉइंट है इसमें। पहले प्रोड्यूसर सेलिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करता था, अब क्या करता है, अब वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। मतलब इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि अब उसके दिमाग में आ गया है कि मेरे को प्लान करता है कि क्या कंज्यूमर की नीड है, मार्केट रिसर्च के हिसाब से क्या कंज्यूमर को चाहिए, उनके हिसाब से वो प्रोड्यूस करके उन्हें बेच रहा है। देखा कितना मज़ेदार था ना, मज़ा है ना। अब आते अपने लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब देखो लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर क्या मतलब है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब 1991 पॉलिसी के बाद आया, जो हमें पता है कि 1991 के पहले बहुत सारे लॉसेस जो पब्लिक सेक्टर के थे उन्हें यूज़ किया जाता था टू बी गुड बाय गवर्नमेंट बाय सैक्शनिंग स्पेशल फंड्स फ्रॉम बजट्स। बट आजकल क्या हो रहा है, पब्लिक सेक्टर को सरवाइव करना पड़ रहा है एंड ग्रो करना पड़ रहा है बाय यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, अदरवाइज दीज एंटरप्राइज हैव टू फेस डिसइन्वेस्टमेंट। देखो 1991 के पहले पब्लिक सेक्टर को यूज़ करना पड़ता था, यूज टू बी मेड गुड बाय गवर्नमेंट बाय सैंक्शनिंग करना पड़ता है स्पेशल फंड्स को फ्रॉम बजट्स। बट टुडे क्या हो रहा है, पब्लिक सेक्टर हैव टू सर्वाइव एंड ग्रो बाय यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज। बट नाउ टुडे द पब्लिक सेक्टर आर सर्वाइविंग, वो सर्वाइव कर रहे हैं एंड ग्रो कर रहे हैं एंड यूटिलाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। एंड अदरवाइज ये जो एंटरप्राइजेज है वो फेस डिसइन्वेस्टमेंट कर लेते। अब ऑन दी वोल पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन जो ये तीन है एलपीजी मान लो, हैव ब्रॉट पॉजिटिव इम्पैक्ट, बहुत गंदे वाला पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, मतलब अच्छे वाला पॉजिटिव बोलना चाह रहा हूँ मैं। दे हैव बिकम मोर कंज्यूमर फोकस हो गए, अपने ऊपर ही सिर्फ ध्यान नहीं दे रहे, आप ज़्यादा कंज्यूमर फोकस हो चुके, कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है भाई, ज़्यादा इंपॉर्टेंस कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन पे नहीं दे रहे। अब आता है आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो कि आपका 8th पॉइंट, अभी लास्ट है, आपको मज़ा आ गया होगा मुझे पता है कि आपका भाई पढ़ा रहा है, मज़ा तो आएगा यार। अब देखो एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, ये लास्ट पॉइंट है, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। अब जो आपके इंडियन बिजनेसमैन हैं वो फेस करते हैं ग्लोबल कंपटीशन एंड द न्यू ट्रेड पॉलिसी मेड द एक्सटर्नल ट्रेड वेरी लिबरल। अब जो आपके इंडियन बिजनेसमैन थे ग्लोबलाइजेशन के बाद इतने अच्छे अच्छे कंपटीशन फेस कर रहे हैं, अब उन्हें सरवाइव करने के लिए बहुत तगड़ा कंपटीशन झेलना पड़ेगा। अब जो न्यू ट्रेड पॉलिसी थी
मेड द एक्सटर्नल ट्रेड वेरी लिबरल। और एज अ रिजल्ट बोलना चाहूँ, अगर आपको अर्न करना है मोर फॉरेन एक्सचेंज, बहुत सारी इंडियन कंपनीज को ज्वाइन करना पड़ेगा एक्सपोर्ट बिजनेस एंड गॉट लॉट ऑफ सक्सेस इन दैट। मैनी कंपनीज इंक्रीज द टर्नओवर मोर देन डबल बाय स्टार्टिंग एक्सपोर्ट डिवीजन। माम अब भाई देखो हुआ क्या कि जो आपके इंडियन बिजनेसमैन है ना, आपके बहुत ज़्यादा फेस कर सकते ग्लोबल कंपटीशन एंड न्यू ट्रेड पॉलिसी। अब जब हुआ क्या उसके बाद वही ग्लोबल कंपटीशन की वजह से उनको अर्न करना है इंडियन कंपनीज को, तो उन्हें बहुत सारी एक्सपोर्ट को वो ज्वाइन करने लग गए थे एज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, जिससे उन्हें सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो गई। मैनी कंपनीज ने इंक्रीज करना स्टार्ट किया अपने टर्नओवर को मोर देन डबल बाय स्टार्टिंग एक्सपोर्ट डिवीजन, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अब हमें ना बाहर भी बेचना स्टार्ट करना पड़ेगा यार। हमें पता है कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है, सिर्फ इंडिया में हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें बाहर भी बेचना होगा। और बाहर कौन सी थी, कौन कौन सी कंपनी थी जो आपको पता है? रिलायंस होगी, वोडाफोन होगी, वीडियोकॉन होगी, MRF होगी, ये सारी कंपनीज होगी। टू ग्रेट होल्ड इन द एक्सपोर्ट मार्केट, अपनी पकड़ बनानी उन्होंने स्टार्ट कर दी, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया था अब हमें सरवाइव करना है ना, तो भाई अब ना हमें एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मज़ा आया ना? अभी सारे आपके दिमाग में अभी बिठाता हूँ भाई, दिमाग में किसने मना किया है? याद करा के भेजता हूँ तो। अब देखो आपका आता है इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, इंक्रीज कॉम्पिटिशन हुआ था, कंपटीशन इंक्रीज हुआ ग्लोबलाइजेशन के बाद, LPG के बाद। उसके बाद ज़्यादा डिमांडिंग कस्टमर्स हो गई, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ गया, नेसेसिटी फॉर चेंज आया, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज नीड हुई, मार्केट ओरिएंटेशन की नीड, मतलब मार्केट ओरिएंटेशन हुआ, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, एक्सपोर्ट अ मैटर सर्वाइवल। ये तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा, ये भी बिठा लो, मार्केट ओरिएंटेशन बिठा लो, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, नेसेसिटी फॉर चेंज, रैपिडली चेंज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, नेसेसिट इंक्रीजिंग कंपटीशन। कर दो अपना, इंक्रीज कर दो कंपटीशन। मज़ा आया ना भाई? तो यार कर दो सब्सक्राइब बस। थैंक यू सो मच एट द एंड, एंड बस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जान लगा दूंगा पूरी भाई, बने रहिए बस। थैंक यू सो